आज हम लेक्चर O205 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका विषय है CNNs, RNNs, लेयर्स, पूलिंग, बैक प्रोपेगेशन। ये डीप लर्निंग की एडवांस स्टेज है, जहां हम दो खास न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को समझेंगे, CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, और RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। CNN का उपयोग इमेज रिकग्निशन, फेस डिटेक्शन और ऑटोनोमस व्हीकल्स में होता है, जबकि RNN का इस्तेमाल स्पीच रिकग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और टाइम सीरीज डेटा के लिए किया जाता है। इस लेक्चर में हम लेयर्स के प्रकार, उनके फंक्शंस, ट्रेनिंग प्रोसेस और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को विस्तार से जानेंगे। बैक प्रोपेगेशन जैसी कोर कॉन्सेप्ट्स भी समझी जाएंगी, जो इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आर्किटेक्चर देखेंगे, जैसे कॉन्वोल्यूशन कैसे होता है, पूलिंग क्या काम करता है और डेंस लेयर्स कैसे प्रेडिक्शन देती हैं। इस लेक्चर का उद्देश्य आपको रियल वर्ल्ड AI एप्लीकेशंस को डीपली समझने में सक्षम बनाना है। जब हम CNNs और RNNs की बात करते हैं तो ये दोनों डीप लर्निंग के दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। CNNs यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स इमेजेस के साथ काम करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि RNNs यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सीक्वेंसेस और टाइम सीरीज डेटा जैसे सेंटेंसेस, ऑडियो सिग्नल्स या सेंसर रीडिंग्स पर फोकस करते हैं। CNN स्पेशल पैटर्न्स जैसे एजेस और टेक्सचर्स डिटेक्ट करता है, वहीं RNN समय के साथ बदलते हुए पैटर्न्स को पकड़ने की क्षमता रखता है। ये मॉडल्स अपने आर्किटेक्चर में खास लेयर्स का यूज करते हैं, जैसे कॉन्वोल्यूशन, पूलिंग और रिकरेंस। इनको ट्रेन करने के लिए बैक प्रोपेगेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। इस लेक्चर में हम इन दोनों नेटवर्क्स के डिफरेंसेस, डिजाइन स्ट्रक्चर और उनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को समझेंगे। उदाहरण के तौर पर CNN का उपयोग मेडिकल इमेजिंग में और RNN का उपयोग लैंग्वेज ट्रांसलेशन में किया जाता है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको प्रैक्टिकल AI सिस्टम्स के डिजाइनिंग में मदद करेंगे। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या CNNs डीप लर्निंग का एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो खासतौर पर इमेज डेटा को प्रोसेस करने के लिए तैयार किया गया है। जब हमें किसी इमेज से पैटर्न्स जैसे एजेस, कॉर्नर्स या टेक्सचर्स पहचानने होते हैं, तो CNN सबसे बेहतर विकल्प होता है। CNNs में मैन्युअल फीचर एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, ये मॉडल खुद ही ऑटोमैटिकली रेलेवेंट फीचर्स सीख लेता है। इसमें कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं जो इनपुट इमेज पर फिल्टर्स अप्लाई करती हैं, जिससे फीचर मैप्स जनरेट होते हैं। इसके बाद पूलिंग लेयर्स होती हैं जो डेटा का साइज कम करती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बनाए रखती हैं। फिर डेंस लेयर्स आती हैं जो फाइनल क्लासिफिकेशन या प्रेडिक्शन करती हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें कैट और डॉग की इमेज को क्लासिफाई करना हो तो CNN एज, शेप और टेक्सचर जैसे फीचर्स निकालकर फाइनल आउटपुट देता है। CNNs GPU पर बहुत तेजी से ट्रेन होते हैं और कंप्यूटर विजन टास्क में स्टैंडर्ड बन चुके हैं। एक टिपिकल CNN आर्किटेक्चर में कई इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आता है इनपुट लेयर, जहां हम इमेज का पिक्सल डेटा इनपुट करते हैं। इसके बाद कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है जो स्मॉल फिल्टर्स अप्लाई करती है। ये लेयर इमेज से पैटर्न्स पहचानने का काम करती है। फिर आता है एक्टिवेशन लेयर, अक्सर रेल्यू फंक्शन होता है जो मॉडल में नॉन लीनियरिटी लाता है। इसके बाद पूलिंग लेयर आती है जो फीचर मैप का साइज रिड्यूस करती है, जिससे कंप्यूटेशन कम होता है और ओवरफिटिंग से बचाव होता है। फिर फ्लैटनिंग स्टेप होता है जहां डेटा को 2D से 1D में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसे डेंस लेयर्स में फीड किया जा सके। डेंस लेयर डिसीजन मेकिंग करती है और आखिर में आउटपुट लेयर होती है जिसमें सॉफ्टमैक्स या सिग्मॉइड एक्टिवेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा गोल हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन है तो आर्किटेक्चर डिजिट को 0 से 9 तक क्लासिफाई करेगा। इस तरह CNN लेयर्स मिलकर इमेज से इंटेलिजेंट प्रेडिक्शन बनाते हैं। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन CNN का सबसे मुख्य स्टेप है। इसमें हम एक छोटा मैट्रिक्स, जिसे हम फिल्टर या कर्नल कहते हैं, इमेज पर करते हैं। इस प्रोसेस को स्ट्राइड कहते हैं। जैसे ही फिल्टर इमेज के एक हिस्से पर अप्लाई होता है, वो उस रीजन की खासियतों को कैप्चर करता है और आउटपुट देता है, जिसे हम फीचर मैप कहते हैं। यह ऑपरेशन इमेज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे एजेस, कॉर्नर्स या पैटर्न्स को हाईलाइट करता है और बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करता है। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन में 3 की पैरामीटर्स होते हैं: कर्नल साइज, फिल्टर का साइज, स्ट्राइड, फिल्टर कितनी दूर मूव करता है, और पैडिंग, इमेज के किनारों को हैंडल करने के लिए। उदाहरण के लिए एक 3x3 फिल्टर एक समय में इमेज के 9 पिक्सल्स को प्रोसेस करेगा। जब हम मल्टीपल फिल्टर्स लगाते हैं तो हर फिल्टर अलग अलग फीचर्स कैप्चर करता है, जैसे एक फिल्टर वर्टिकल एजेस निकालेगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल। यही लेयर्ड फिल्टरिंग CNN को पावरफुल बनाती है। CNN में फिल्टर्स और फीचर मैप्स बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। फिल्टर एक छोटी मैट्रिक्स होती है जिसमें लर्नेबल वेट्स होते हैं।
जब हम फिल्टर को इमेज पर करते हैं तो ये उस रीजन से स्पेसिफिक फीचर्स कैप्चर करता है, जैसे कि एजेस, टेक्सचर्स या कर्व्स। हर फिल्टर जब इमेज पर ऑपरेट करता है तो उसका आउटपुट एक फीचर मैप होता है। उदाहरण के लिए एक फिल्टर सिर्फ वर्टिकल लाइंस डिटेक्ट कर सकता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर मैप में वही इंफॉर्मेशन होगी। शुरुआती लेयर्स सिंपल पैटर्न्स पकड़ती हैं, जैसे स्ट्रेट लाइंस, लेकिन डीपर लेयर्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जैसे सर्कल्स, फेसेस या ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज करती हैं। CNNs में हम एक साथ मल्टीपल फिल्टर्स यूज करते हैं ताकि इमेज के अलग अलग एस्पेक्ट्स एक साथ सीखे जा सके। ये फिल्टर्स और फीचर मैप्स की इंटरैक्शन ही मॉडल को विजुअल अंडरस्टैंडिंग देती है। यही वजह है कि CNNs को इमेज क्लासिफिकेशन और डिटेक्शन में इतना इफेक्टिव माना जाता है। पूलिंग लेयर्स CNN में डेटा को कंप्रेस करने और नॉइज को हटाने के लिए यूज होती हैं। पूलिंग का मतलब होता है कि हम फीचर मैप के एक छोटे हिस्से से एक ही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालें। दो प्रकार की पूलिंग आमतौर पर यूज होती हैं, मैक्स पूलिंग और एवरेज पूलिंग। मैक्स पूलिंग में हम 2x2 या 3x3 रीजन में से सबसे बड़ी वैल्यू चुनते हैं, जबकि एवरेज पूलिंग में हम उन वैल्यूज का एवरेज लेते हैं। पूलिंग लेयर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि ये मॉडल को ओवरफिटिंग से बचाती हैं और कंप्यूटेशनल लोड को कम करती हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट फीचर्स को रिटेन करती हैं और अनइम्पॉर्टेंट डेटा को हटा देती हैं। उदाहरण के लिए अगर फीचर मैप में एज बहुत प्रोमिनेंट है तो पूलिंग उसे प्रिजर्व करेगा, लेकिन बैकग्राउंड वेरिएशंस को हटा देगा। पूलिंग हर कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बाद लगाई जाती है ताकि मॉडल स्पेशल हायरार्की को मेंटेन कर सके और डीपर पैटर्न्स को सीख सके। CNN आर्किटेक्चर में कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग के बाद आता है फ्लैटनिंग और डेंस लेयर्स का हिस्सा। फ्लैटनिंग का काम है कि जो 2D फीचर मैप्स बने हैं उन्हें 1D वेक्टर में बदलना, ताकि उसे फुल्ली कनेक्टेड डेंस लेयर्स में भेजा जा सके। डेंस लेयर वो होती है जहां हर न्यूरॉन हर इनपुट से जुड़ा होता है, यानी फुल कनेक्टिविटी। इस लेयर में सारे फीचर्स कंबाइन होते हैं और फाइनल डिसीजन लिया जाता है। आउटपुट लेयर में आमतौर पर सॉफ्टमैक्स या सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बाइनरी या मल्टी क्लास। उदाहरण के लिए अगर हम 10 अलग अलग डिजिट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो सॉफ्टमैक्स 10 प्रोबेबिलिटीज देगा और सबसे ज्यादा वाली क्लास को आउटपुट करेगा। डेंस लेयर्स में बैक प्रोपगेशन के जरिए लर्निंग होती है, जहां वेट्स और बायसेस एडजस्ट किए जाते हैं। यही पूरा प्रोसेस CNN को इंटेलिजेंट बनाता है और क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी इंप्रूव करता है। CNNs के प्रैक्टिकल यूज केसेस कंप्यूटर विजन के हर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इमेज क्लासिफिकेशन, जैसे कि कैट vs डॉग क्लासिफिकेशन, जहां मॉडल ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि दी गई इमेज में कौन सा जानवर है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक स्टेप आगे बढ़कर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को इमेज में लोकेट करता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स में पेडेस्ट्रियंस और ट्रैफिक साइंस डिटेक्ट करना। फेस रिकग्निशन सिस्टम्स में CNNs यूज होते हैं, जैसे आपके फोन का फेस अनलॉक फीचर। मेडिकल इमेजिंग में भी CNNs बहुत यूजफुल हैं, जैसे एक्सरेज या MRI स्कैन्स में ट्यूमर्स या अनोमलीज डिटेक्ट करना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR के लिए भी CNNs का उपयोग होता है, जैसे हैंड रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करके एडिटेबल टेक्स्ट में बदलना। सैटेलाइट इमेज एनालिसिस, लेन डिटेक्शन इन ऑटोनमस ड्राइविंग और ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स जैसे कई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, जहां CNN कोर टेक्नोलॉजी के रूप में काम करता है। अब हम बात करेंगे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी RNNs की, जो स्पेशली टाइम सीरीज या सीक्वेंस डेटा को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। CNNs स्पेशल डेटा जैसे इमेजेस के लिए होते हैं, जबकि RNNs टेम्पोरल डेटा को समझने के लिए यूज होते हैं। RNNs में एक खास बात होती है, ये पिछले इनपुट की मेमोरी को अपने अंदर रखता है और फ्यूचर प्रेडिक्शंस को उसी के आधार पर करता है। इसका मतलब है कि हर आउटपुट सिर्फ करंट इनपुट पर नहीं, बल्कि पिछले इनपुट्स पर भी डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए अगर आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना, तो एक शब्द का मीनिंग अगले शब्दों से जुड़ा होता है। RNNs उस सीक्वेंस को मेमोरी के थ्रू समझ पाते हैं। स्पीच रिकग्निशन, म्यूजिक जनरेशन, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन और वेदर फोरकास्टिंग जैसे टास्क्स में RNNs का बहुत उपयोग होता है। ये नेटवर्क्स लूप लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जो हर स्टेप पर मेमोरी को अपडेट करते हैं। सीक्वेंस डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि सेंटेंसेस में वर्ड्स का ऑर्डर या ऑडियो सिग्नल में टाइम बेस्ड वेरिएशंस। RNNs की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि ये समय के साथ बदलते हुए पैटर्न्स को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप मैं स्कूल लिखते हैं तो अगला शब्द जा रहा हूं होगा, न कि खा रहा हूं। ये कॉन्टेक्स्ट RNNs कैप्चर कर सकते हैं। लैंग्वेज मॉडल्स, चैटबॉट्स और वेदर प्रिडिक्शन टूल्स इसी कैपेबिलिटी पर काम करते हैं।
टेम्परल लर्निंग का मतलब है कि मॉडल केवल स्टैटिक डेटा पर डिपेंड न करे, बल्कि पिछले इनपुट्स को याद रखे और नए इनपुट्स के साथ उनका संबंध बनाए। एक एग्जाम्पल और लें, ईसीजी सिग्नल्स में हार्ट बीट की टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो आरएनएन्स उन सीक्वेंसेस को देखकर डिजीज प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इस तरह सीक्वेंस डेटा और टेम्परल लर्निंग का कॉम्बिनेशन आरएनएन्स को स्मार्ट बना देता है। आरएनएन की इंटरनल स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। इसमें 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर सीक्वेंस डेटा को मॉडल में फीड करता है, जैसे एक सेंटेंस के शब्द। हिडन लेयर सबसे खास होता है। इसमें लूप्ड न्यूरॉन्स होते हैं जो हर टाइम स्टेप पर अपडेट होते हैं। इसका मतलब है कि हर इनपुट के बाद हिडन स्टेट बदलता है और वही अगले स्टेप में काम आता है। इसे आप एक मेमोरी की तरह समझ सकते हैं। आउटपुट लेयर हर टाइम स्टेप पर आउटपुट देता है, जैसे ट्रांसलेशन के केस में हर वर्ड के लिए ट्रांसलेटेड वर्ड प्रोड्यूस करता है। आरएनएन में एक और खास बात है कि ये वेट्स को पूरे सीक्वेंस में शेयर करता है, जिससे ट्रेनिंग एफिशिएंट होती है। विजुअलाइजेशन के लिए इसे टाइम पर अनरोल किया जाता है, यानी हर टाइम स्टेप पर एक लेयर की तरह ट्रीट किया जाता है। यही आर्किटेक्चर आरएनएन को यूनिक बनाता है। आरएनएन की सबसे बड़ी समस्या है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। जब हम बहुत लंबे सीक्वेंस पर मॉडल ट्रेन करते हैं, तो बैक प्रोपगेशन के दौरान ग्रेडियंट्स बहुत छोटे हो जाते हैं। ग्रेडियंट मतलब है एरर सिग्नल जो वेट्स को अपडेट करने में मदद करता है। अगर ग्रेडियंट बहुत छोटा हो जाए तो वेट्स बदलते ही नहीं और मॉडल कुछ नया सीख नहीं पाता। इसे हम वैनिशिंग ग्रेडियंट कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लें। अगर आप 20 वर्ड्स की सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं और मॉडल शुरुआत के शब्द भूल जाए, तो आउटपुट गलत होगा। यही चैलेंज होता है जब मॉडल लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज पकड़ नहीं पाता। इस वजह से आरएनएन्स की ट्रेनिंग बहुत स्लो या अनस्टेबल हो जाती है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए एलएसटीएम और जीआरयू जैसे स्पेशल आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं। ये गेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं और इररेलेवेंट को भूल जाते हैं। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी एलएसटीएम आरएनएन का एडवांस्ड वर्जन है जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें एक मेमोरी सेल होता है जो पूरे सीक्वेंस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है। साथ ही इसमें 3 गेट्स होते हैं: इनपुट गेट, फॉरगेट गेट और आउटपुट गेट। इनपुट गेट डिसाइड करता है कि कौन सी नई इंफॉर्मेशन मेमोरी में जानी चाहिए, फॉरगेट गेट पुरानी और नॉन यूजफुल इंफॉर्मेशन को भूलने में मदद करता है, और आउटपुट गेट फाइनल आउटपुट डिसाइड करता है। यही गेटेड आर्किटेक्चर मॉडल को लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी समझने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, एक पैराग्राफ में शुरुआत में बताई गई कोई बात अगर अंत में रेफरेंस में आ रही है, तो एलएसटीएम उसे याद रख सकता है। ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में एलएसटीएम का बहुत उपयोग होता है। ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन बहुत एक्यूरेट होता है और डीप कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करने में माहिर होता है। गेटेड रिकरेंट यूनिट या जीआरयू एलएसटीएम का सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसका उद्देश्य भी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन एक लाइटवेट आर्किटेक्चर के साथ। जीआरयू में 2 मेन गेट्स होते हैं: अपडेट गेट और रीसेट गेट। ये गेट्स इनपुट और मेमोरी को स्मार्ट तरीके से कंबाइन करते हैं ताकि मॉडल केवल यूजफुल इंफॉर्मेशन रिटेन करे। रीसेट गेट ये डिसाइड करता है कि कितना पुराना मेमोरी रीसेट करना है, और अपडेट गेट ये देखता है कि नया इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। जीआरयू एलएसटीएम जितना पावरफुल तो होता है, लेकिन ट्रेन करना थोड़ा फास्टर होता है और मेमोरी कंजम्पशन भी कम करता है। इसलिए जब आपके पास कम डेटा हो या ट्रेनिंग टाइम कम हो, तब जीआरयू बेटर ऑप्शन हो सकता है। उदाहरण के लिए, चैटबॉट सिस्टम्स में जीआरयू काफी पॉपुलर है क्योंकि ये फास्ट ट्रेनिंग के साथ डिसेंट एक्यूरेसी देता है। ओवरऑल जीआरयू एक अच्छा बैलेंस देता है बिटवीन स्पीड एंड परफॉर्मेंस। सीएनएन और आरएनएन दोनों अलग अलग टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क्स हैं, लेकिन इनके बीच क्लियर डिफरेंसेस होते हैं जो हमें सही मॉडल सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। सीएनएन स्पेशल डेटा जैसे इमेजेस और वीडियो फ्रेम्स पर काम करता है, जबकि आरएनएन सिक्वेंशियल डेटा जैसे स्पीच, टेक्स्ट या टाइम सीरीज सिग्नल्स पर। सीएनएन में मेमोरी नहीं होती, हर इनपुट इंडिपेंडेंट होता है, जबकि आरएनएन में मेमोरी होती है, हर आउटपुट पिछले इनपुट्स पर डिपेंड करता है। सीएनएन की आर्किटेक्चर में लेयर्ड फिल्टर्स और पूलिंग होता है, वहीं आरएनएन में रिकरेंट लूप्स और हिडन स्टेट्स होते हैं। स्पीड की बात करें तो सीएनएन्स जीपीयू पर बहुत फास्ट रन करते हैं, लेकिन आरएनएन सीक्वेंस के लेंथ के साथ स्लो हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, इमेज रिकग्निशन में सीएनएन यूज होता है और स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम्स में आरएनएन। ये कंपैरिजन समझना जरूरी है ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए सही आर्किटेक्चर चुन सकें।
जब हम डीप लर्निंग मॉडल डिजाइन करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि कितनी लेयर्स स्टैक करनी है और कैसा आर्किटेक्चर बनाना है। CNN में हम कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग लेयर्स को रिपीट करते हैं ताकि प्रोग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स फीचर्स को सीखा जा सके, जैसे पहले एजेस, फिर शेप्स, फिर ऑब्जेक्ट्स। RNN में भी हम एक से ज्यादा रिकरेंट लेयर्स ऐड कर सकते हैं जिससे सीक्वेंस डेटा में डीप कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर किया जा सके। बहुत बार हम CNN और RNN को कंबाइन भी करते हैं, जैसे वीडियो क्लासिफिकेशन में, जहां स्पेशल और टेम्पोरल दोनों तरह की जानकारी होती है। लेयर्स के बीच में ड्रॉप आउट या बैच नॉर्मलाइजेशन जैसे टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं ताकि मॉडल ओवरफिट न करे। मॉडल की कम्प्लेक्सिटी डेटा सेट के साइज, टाइप और एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए हैंडराइटिंग रिकग्निशन के लिए शैलो मॉडल चल सकता है, लेकिन ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए डीपर आर्किटेक्चर चाहिए। इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन और वैलिडेशन जरूरी होता है। डीप लर्निंग मॉडल्स को ओवरफिटिंग से बचाने के लिए रेगुलराइजेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं और सबसे कॉमन टेक्निक है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट ट्रेनिंग के दौरान रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे मॉडल हर न्यूरॉन पर ओवर डिपेंड नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर 100 न्यूरॉन्स हैं और ड्रॉप आउट रेट 0.5 है, तो हर ट्रेनिंग स्टेप में 50 न्यूरॉन्स ही एक्टिव रहेंगे। इससे मॉडल जनरल पैटर्न सीखता है और टेस्टिंग डेटा पर बेटर परफॉर्म करता है। रेगुलराइजेशन की दूसरी टेक्निक है बैच नॉर्मलाइजेशन, जो न्यूरॉन एक्टिवेशंस को नॉर्मलाइज करता है ताकि ट्रेनिंग स्मूथ रहे। ये ट्रेनिंग को फास्टर और मोर स्टेबल बनाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्रॉप आउट सिर्फ ट्रेनिंग में यूज होता है, इन्फ्रेंस में नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, जैसे स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन या डिजीज डायग्नोसिस, मॉडल का जनरलाइजेशन एबिलिटी क्रिटिकल होता है, इसलिए रेगुलराइजेशन टेक्निक्स मस्ट यूज होती हैं। किसी भी न्यूरल नेटवर्क को सही तरीके से ट्रेन करने के लिए ऑप्टिमाइजर्स और लर्निंग रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ऑप्टिमाइजर्स वो एल्गोरिदम्स होते हैं जो वेट्स को अपडेट करते हैं ताकि लॉस मिनिमम हो सके। सबसे कॉमन ऑप्टिमाइजर्स हैं SGD, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ADAM और RMS प्रॉप। SGD सिंपल और एफिशिएंट है, लेकिन स्लो हो सकता है। ADAM अडैप्टिव लर्निंग रेट यूज करता है, जिससे ट्रेनिंग फास्टर और स्टेबल हो जाती है। लर्निंग रेट डिफाइन करता है कि हर अपडेट कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा लर्निंग रेट ट्रेनिंग को अनस्टेबल बना सकता है और बहुत छोटा ट्रेनिंग को बहुत स्लो कर देता है। इसलिए शेड्यूलर या ट्यूनिंग मेथड्स जैसे लर्निंग रेट डिके या साइक्लिकल लर्निंग रेट्स यूज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मॉडल क्विकली ओवरशूट कर रहा है तो लर्निंग रेट रिड्यूस करना होगा। प्रैक्टिकल डीप लर्निंग में ऑप्टिमाइजर्स का सही सिलेक्शन ट्रेनिंग सक्सेस के लिए क्रिटिकल होता है। बैक प्रोपगेशन डीप लर्निंग का सबसे जरूरी मैकेनिज्म है जिससे मॉडल एक्चुअली सीखता है। ये प्रोसेस कैलकुलस के चेन रूल पर बेस्ड होता है और लॉस फंक्शन के ग्रेडियंट को कैलकुलेट करके वेट्स को एडजस्ट करता है। फीड फॉरवर्ड फेज में मॉडल प्रिडिक्शन करता है और लॉस फंक्शन एक्चुअल VS प्रिडिक्टेड आउटपुट का डिफरेंस मेजर करता है। फिर बैक प्रोपगेशन फेज में ये एरर नेटवर्क के पीछे तक प्रोपगेट होती है और हर लेयर के वेट्स और बायसेस को अपडेट करती है। जितनी डीपर नेटवर्क होती है उतनी कॉम्प्लेक्स ये कैलकुलेशन होती है, इसलिए GPUs या TPUs का यूज किया जाता है। मिनी बैचेस यूज करने से ट्रेनिंग एफिशिएंट होती है और मेमोरी की जरूरत कम होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन का मॉडल बना रहे हैं तो हर इमेज से प्रिडिक्शन निकाला जाता है, लॉस कैलकुलेट किया जाता है और फिर बैक प्रोपगेशन से मॉडल को इंप्रूव किया जाता है। यही पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस की बैकबोन है। बैच नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो ट्रेनिंग को एफिशिएंट और स्टेबल बनाती है। जब हम डीप नेटवर्क्स में बहुत सारी लेयर्स स्टैक करते हैं तो इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट नाम की समस्या आती है, यानी एक लेयर का आउटपुट दूसरे लेयर के लिए अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। बैच नॉर्मलाइजेशन हर लेयर के इनपुट को नॉर्मलाइज करता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टेंट रहता है और ट्रेनिंग स्मूथ होती है। ये लर्निंग रेट को ज्यादा रखने की भी सुविधा देता है क्योंकि ट्रेनिंग स्टेबल होती है। इसे एक्टिवेशन फंक्शन के बाद अप्लाई किया जाता है और ये ड्रॉप आउट के साथ भी यूज किया जा सकता है। बैच नॉर्मलाइजेशन से नॉट ओनली ट्रेनिंग फास्टर होती है, बल्कि मॉडल का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है। उदाहरण के लिए, इमेज क्लासिफिकेशन में बैच नॉर्म के साथ मॉडल जल्दी कन्वर्ज करता है और टेस्ट एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है। ये टेक्निक मॉडर्न डीप लर्निंग में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुकी है। डीप लर्निंग मॉडल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं, बल्कि हाइपर पैरामीटर्स और ट्यूनिंग टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाइपर पैरामीटर्स जैसे लर्निंग रेट, ड्रॉप आउट रेट, नंबर ऑफ लेयर्स, बैच साइज, सब ट्रेनिंग के आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनको मैन्युअली सेट करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम ट्यूनिंग टेक्निक्स जैसे ग्रिड सर्च या रैंडम सर्च यूज करते हैं।
वैलिडेशन सेट मॉडल ट्यूनिंग के लिए यूज होता है, यानी एक ऐसा सबसेट जो ट्रेनिंग में यूज नहीं होता लेकिन एक्यूरेसी इवैल्यूएट करने के लिए हेल्पफुल होता है। क्रॉस वैलिडेशन जैसे के-फोल्ड वैलिडेशन से हम मॉडल की रोबस्टनेस चेक कर सकते हैं। मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल जैसे मैट्रिक्स यूज होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्पैम फिल्टर बना रहे हैं तो आप डिफरेंट आर्किटेक्चर्स ट्राई कर सकते हैं, सिंपल डेंस नेटवर्क, CNN या RNN, और फिर वैलिडेशन एक्यूरेसी कंपेयर करके बेस्ट मॉडल चुन सकते हैं। CNNs और RNNs का सबसे ज्यादा यूज NLP और कंप्यूटर विजन CV में होता है। NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में टास्क्स होते हैं जैसे चैटबॉट बनाना, सेंटिमेंट एनालिसिस करना, जहां मॉडल को समझना होता है कि टेक्स्ट में इमोशन क्या है, मशीन ट्रांसलेशन जैसे इंग्लिश से हिंदी, और टेक्स्ट समराइजेशन। ये सब RNNs या उनके वेरिएंट्स जैसे LSTM या GRU से किए जाते हैं। दूसरी तरफ CV यानी कंप्यूटर विजन में CNNs का यूज होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, जैसे इमेजेस में कार या पर्सन पहचानना, फेस रिकग्निशन सिस्टम्स में जैसे फोन अनलॉकिंग, जेस्चर ट्रैकिंग जैसे गेमिंग सिस्टम्स में हैंड मूवमेंट डिटेक्ट करना, और मेडिकल डायग्नोसिस जैसे चेस्ट एक्सरे में न्यूमोनिया डिटेक्ट करना। इन यूज केसेस से पता चलता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डीप लर्निंग कितना पावरफुल टूल है। CNN और RNN के सही एप्लीकेशन से इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस बढ़ी है। इस पूरे लेक्चर का एक क्विक समरी करें तो हमने देखा कि CNNs और RNNs डीप लर्निंग के दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। CNNs का यूज स्पेशल डेटा के लिए होता है जैसे इमेजेस, ये फिल्टर्स और पूलिंग लेयर्स के थ्रू फीचर्स डिटेक्ट करते हैं। RNNs का यूज सीक्वेंस डेटा के लिए होता है जैसे स्पीच या टेक्स्ट, ये लूप्स और मेमोरी के जरिए कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करते हैं। वैनिशिंग ग्रेडियंट जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए LSTM और GRU जैसे एडवांस्ड यूनिट्स आते हैं। डीप लर्निंग में लेयर्स को स्टैक करके मॉडल को ज्यादा पावरफुल बनाया जाता है, लेकिन साथ में रेगुलराइजेशन, ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन जैसी टेक्निक्स भी अप्लाई करनी पड़ती हैं। ट्रेनिंग के दौरान बैक प्रोपगेशन मैकेनिज्म और ऑप्टिमाइजर्स बहुत क्रूशियल होते हैं। पूरी प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए मॉडल ट्यूनिंग, वैलिडेशन और रियल वर्ल्ड टेस्टिंग जरूरी है। ये सारी चीजें मिलकर डीप लर्निंग को एक स्ट्रांग और प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी बनाती हैं। जब हम डीप लर्निंग मॉडल डिजाइन करते हैं तो हमें कुछ की डिजाइन कंसिडरेशंस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हमारे पास किस टाइप का डेटा है, क्या वो इमेज है, टाइम सीरीज है या टेक्स्ट है। इसी के आधार पर मॉडल चुना जाता है, जैसे इमेजेस के लिए CNN और सीक्वेंसेस के लिए RNN। लेयर्स की संख्या भी एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है, सिंपल टास्क के लिए शैलो मॉडल और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए डीप मॉडल। इनपुट डेटा को नॉर्मलाइज करना जरूरी है ताकि ट्रेनिंग फास्ट और स्टेबल हो। ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए ड्रॉप आउट लेयर्स यूज करनी चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान लॉस और वैलिडेशन एक्यूरेसी को मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि पता चले मॉडल कब ओवरफिट हो रहा है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पर मॉडल को टेस्ट करना जरूरी होता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के मॉडल्स को रोड वीडियोस पर टेस्ट किया जाता है। इंटरप्रेटेबल मॉडल्स भी जरूरी होते हैं, खासकर हेल्थ केयर या फाइनेंस जैसे क्रिटिकल फील्ड्स में। असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और लेक्चर कॉन्सेप्ट्स पर मास्टरी चेक करने के लिए बनाए गए हैं। पहला सवाल CNN को डिफाइन करने और उसकी लेयर्स को एक्सप्लेन करने का है। इसमें आपको कॉन्वोल्यूशनल, पूलिंग, फ्लैटनिंग और डेंस लेयर्स की भूमिका समझानी है। कॉन्वोल्यूशन फंक्शन क्या करता है, यह फीचर डिटेक्शन के लिए है। मैक्स और एवरेज पूलिंग के बीच फर्क समझाना है। एक एक्सट्रीम वैल्यू लेता है, दूसरा एवरेज। फिर आता है RNN की सीक्वेंस हैंडलिंग कैपेबिलिटी पर, कैसे ये पिछली वैल्यूज याद रखता है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को डिटेल में समझाइए, ये RNNs में लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी सीखने में बाधा है। LSTM यूनिट्स कैसे इस समस्या को सॉल्व करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर और गेट्स के बारे में बताइए। CNN और RNN के बीच डिफरेंसेस को डायग्राम या टेबल के जरिए दिखाइए। ड्रॉप आउट की डेफिनेशन और उसका यूज ओवरफिटिंग को रोकने में कैसे होता है, इसका भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दीजिए। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में एडवांस टॉपिक्स हैं जो डीप लर्निंग के कोर को टच करते हैं। GRU को डिफाइन कीजिए और उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। ये LSTM का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जिसमें कम गेट्स होते हैं। फिर LSTM और GRU का कंपैरिजन कीजिए, कौन ज्यादा एफिशिएंट है, किसे कब यूज करना चाहिए। बैक प्रोपगेशन क्या है और ये मॉडल ट्रेनिंग में कैसे यूज होता है। इसमें आपको ग्रेडियंट्स, वेट अपडेट्स और चेन रूल समझाना होता है। बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होता है,
इसे क्यों यूज किया जाता है? यह एक नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है जो ट्रेनिंग को स्टेबल बनाती है। ऑप्टिमाइजर्स जैसे एसजीडी, एडम और आरएमएस प्रॉप के बारे में जानकारी दीजिए। सीएनएन का मेडिकल इमेजिंग में कैसे यूज होता है, जैसे एक्सरे एनालिसिस में, ये एग्जाम्पल दीजिए। आरएनएन का एनएलपी में यूज, जैसे चैटबॉट्स और ट्रांसलेशन, को एक्सप्लेन कीजिए। लर्निंग रेट ट्यूनिंग कैसे होती है, इसमें डीके शेड्यूलर और ट्यूनिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताइए। वीवा वॉइस क्वेश्चंस का मेन उद्देश्य है कि आप शॉर्ट आंसर्स में प्रिसाइज कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर सकें। व्हाट इज अ फिल्टर इन सीएनएन? इसका जवाब है कि ये एक मैट्रिक्स होता है जो इमेज से स्पेसिफिक फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। फीचर मैप वो आउटपुट होता है जो फिल्टर से जनरेट होता है। मैक्स पूलिंग क्या करता है? यह फीचर मैप में से हाईएस्ट वैल्यू चुनता है। रील्यू क्यों यूज किया जाता है? यह नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करता है। सीक्वेंस डेटा का मतलब, जैसे टाइम सीरीज या सेंटेंसेस, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। एलएसटीएम एक एडवांस्ड आरएनएन यूनिट है जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को याद रख सकता है। सीएनएन बेस्ड एप्लीकेशन जैसे फेस रिकग्निशन, ऑटोनोमस व्हीकल्स। बैक प्रोपगेशन क्या है? ये एक ट्रेनिंग मैकेनिज्म है जिसमें लॉस को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोपगेट किया जाता है ताकि वेट्स एडजस्ट हो सकें। इन सवालों का जवाब शॉर्ट पर एक्यूरेट होना चाहिए ताकि वेवा में कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो। वीवा क्वेश्चंस पार्ट 2 में थोड़ा और डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। जीआरयू क्या है? ये एलएसटीएम का सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो फास्टर ट्रेनिंग देता है। सीएनएन और आरएनएन में फर्क समझाइए। एक स्पेशल डेटा के लिए है, दूसरा सिक्वेंशियल डेटा के लिए। वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या है? ये एक प्रॉब्लम है जहां डीप नेटवर्क्स में ग्रेडियंट्स धीरे धीरे जीरो हो जाते हैं, जिससे ट्रेनिंग रुक जाती है। बैच साइज क्या है? कितने सैंपल्स एक बार में प्रोसेस किए जाते हैं। ऑप्टिमाइजर का नाम, जैसे एडम या एसजीडी। ड्रॉप आउट क्यों यूज होता है? यह ओवरफिटिंग रोकता है। आरएनएन क्या याद रखता है? पिछली इनपुट्स की इंफॉर्मेशन, जिससे फ्यूचर प्रेडिक्शंस इंप्रूव होते हैं। सीएनएन का यूज कहां होता है, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। वेवा में ऐसे सवाल फास्ट पूछे जाते हैं और क्लैरिटी से जवाब देना जरूरी होता है। प्रैक्टिस से ही फ्लुएंसी आती है। आज के लेक्चर में आपने सीएनएन और आरएनएन जैसे पावरफुल डीप लर्निंग मॉडल्स को डिटेल में समझा। सीएनएन्स इमेज बेस्ड टास्क्स के लिए बेस्ट होते हैं और फिल्टर्स, पूलिंग लेयर्स का यूज करते हैं ताकि फीचर्स एफिशिएंटली आइडेंटिफाई किए जा सकें। वहीं आरएनएन सीक्वेंशियल टास्क्स के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे लैंग्वेज, टाइम सीरीज डेटा, और इनकी खास बात है मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन। आपने एलएसटीएम और जीआरयू जैसे एडवांस्ड वेरिएंट्स को भी एक्सप्लोर किया जो वैनिशिंग ग्रेडियंट जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मॉडल ट्यूनिंग, ड्रॉप आउट, बैच नॉर्मलाइजेशन, ऑप्टिमाइजर्स और वैलिडेशन टेक्निक्स भी डिस्कस की गईं जो किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में बहुत काम आती हैं। अब आप इन कॉन्सेप्ट्स को असाइनमेंट्स, वीवा और प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं। अगला लेक्चर एडवांस डीप लर्निंग एप्लीकेशंस पर होगा, जहां आप रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में इन मॉडल्स को यूज करते देखेंगे। तो तैयार रहिए एक और एक्साइटिंग लर्निंग जर्नी के लिए।